ये है चैप्टर 12 एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो कि है 1905 से 1909 के बीच का। इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। इसकी शुरुआत हो गई थी 1890s में और कॉन्क्रीट शेप इसने ली 1905 में। अब सबसे पहला टॉपिक जो है वो ये है कि वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू, क्यों उसकी ग्रोथ हुई। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें पहला फैक्टर है रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। जब ये देखा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे इंडिया के जो भी इम्पोर्टेंट डिमांड्स हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही, तो जो ज़्यादा पॉलिटिकल उसके बीच में मिलिटेंट लोग थे उन्होंने जो है उनका जो एक भ्रम था इनके प्रति वो खत्म हो गया और अब उन्होंने जो है ज़्यादा एक इफेक्टिव मोड ढूंढने की कोशिश करने लग गए पॉलिटिकल एक्शन के लिए। एक और फीलिंग कि खाली इंडियन गवर्नमेंट ही जो है इंडिया को लीड कर सकती है प्रोग्रेस के पाथ पर, उसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। 1890s में जो है इकोनॉमिक मिजरीज जो थी उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया जो एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था ब्रिटिश रूल का। 1896 से 1900 के बीच में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा, 90 लाख लोग मारे गए। दूसरी तरफ डेक्कन के बड़े बड़े इलाकों में जो है ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया। दूसरा, बहुत बड़ी मात्रा में दंगे जो हैं वो डेक्कन में होने लग गए। जो नेशनलिस्ट थे अब उनको ये समझ में आ रहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको अधिकार जो हैं वो देने के बजाय इंडियंस को जो उनके पास हैं वो भी उनसे छीन रही है। तो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट ने उसको क्रिटिसाइज किया गया नेशनलिस्ट के द्वारा क्योंकि वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे। 1897 में नाटू ब्रदर्स को डिपोर्ट कर दिया गया बिना ट्रायल के। तिलक और जो बाकी लोग थे उनके साथ उनको जेल में डाल दिया गया कि तो आपने जो है बलवा किया है उनके चार्जेस लगा के। 1898 में आईपीसी सेक्शन 124A के तहत रिप्रेसिव लॉज जो हैं वो लागू करी गई और उनके में नए प्रावधान कर दिए गए अंडर आईपीसी सेक्शन 152A के। 1899 में बहुत सारे इंडियन मेंबर्स जो कैलकाटा कॉर्पोरेशन में थे उनकी संख्या कम कर दी गई। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था उसको कर्ब करने की कोशिश की गई। 1904 में ही इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया जिसमें गवर्नमेंट ने जो है ज़्यादा कंट्रोल कर लिया यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर क्योंकि उनके अनुसार जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो तरह की फैक्ट्रीज थी जो ज़्यादा पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज को प्रोड्यूस कर रही थी। तो ब्रिटिश रूल जो है कहीं भी प्रोग्रेसिव नहीं दिखा सोशल या कल्चरल उस पर। दूसरा, वो सप्रेस कर रहा था जो स्प्रेडिंग ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो चाहे वो मास एजुकेशन हो। ठीक है। सेकेंड फैक्टर जो है वो है ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। एक कहीं ना कहीं जो फेथ थी अब वो सेल्फ एफर्ट में बढ़ती चली जा रही थी। तिलक, अरविंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल ये जो है बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे नेशनलिस्ट से कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने इंडियन लोग हैं उनके कैरेक्टर और उनकी कैपेबिलिटी पर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए। एक कहीं ना कहीं फीलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी कि जो मासेस हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा बैटल के अंदर कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ये जो हैं केपेबल है कि ये लोग सेक्रीफाइस कर सकें ताकि हम लोग जो फ्रीडम जो ज़रूरत है उसको जीत सकें। नेक्स्ट फैक्टर था ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। जहां एक तरफ स्प्रेड जो हो रहा था एजुकेशन का उससे अवेयरनेस काफ़ी बड़ी मासेस के बीच में, वहीं पर जो एक बढ़ता हुआ अनएम्प्लॉयमेंट था, अंडर एम्प्लॉयमेंट था जो कि खास तौर से पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों के बीच में हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं उनका ध्यान गया कि पॉवर्टी या जो अंडर डेवलप्ड स्टेट है कंट्री की इकोनॉमी का, ये सब के सब जो है किसकी वजह से है, कॉलोनियल रूल के कारण। तो इससे क्या हुआ, एक कहीं ना कहीं जो असंतोष जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग गया जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे उनके बीच में। नेक्स्ट फैक्टर है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्रेस जो है वो जापान के द्वारा करी गई 1868 के बाद और उसकी जो इमरजेंस हुई एक इंडियन इंडस्ट्रियल पावर के तौर पर, उससे जो है इंडियंस की आंखें खुल गई और उन्हें ये चीज़ का एहसास हुआ कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो पॉसिबल है एशियन कंट्री के अंदर भी बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प की। तो डिफीट जो हुई इटालियन आर्मी की इथोपियंस के द्वारा 1896 में, बोअर वॉर हुए 1899 से 1902 तक जिसमें ब्रिटिश को जो है उल्टा चीज़ झेलनी पड़ी, हार गई, और जो जापान की विक्ट्री हुई रशिया के ऊपर 1905 में, उससे जो है कहीं ना कहीं जो एक मिथ थी कि यूरोपियन कभी हराए नहीं जा सकते वो धूमिल हो गई। नेशनलिस्ट जो इंस्पायर्ड थे नेशनल मूवमेंट से
जो पूरी वर्ल्ड वाइड चल रहे थे, आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, टर्की, पर्शिया, चाइना, उससे इंडियंस को फिर ये बात का एहसास हुआ कि अगर लोग एक साथ मिल जाएं और तैयार हों सेक्रीफाइस करने के लिए, तो हम बड़ी से बड़ी एम्पायर को उखाड़ सकते हैं या उसके ऊपर टेक ओवर कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर था रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। जो नई लीडरशिप थी, ये जो है एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन के कारण और जो कॉलोनियल डिजाइन्स थी, उनको इस तरह से समझ में आ गया था कि कैसे जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके अंदर जो इंडियन नेशनल आइडेंटिटी है उसको एक तरह से खत्म किया जा रहा है। और जो इंटेलेक्चुअल और मॉरली इंस्पायर्ड इंडियन थे, उनकी जो एक नई लीडरशिप की जो सोच थी वो पूरी तरह से इंडियन थी। स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने बहुत सारे यंग नेशनलिस्ट को इंस्पायर किया। ये जो नेशनलिस्ट थे, ये काफ़ी इनके जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो फोर्सफुल थे, आर्टिकुलेट थे, और इन्होंने कहा कि आप अपने इंडिया की जो पास्ट है उसको इतने ब्राइट कलर्स में पेश करिए जितने कि ब्रिटिश आइडियोलॉग्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा अपने इंडियन पास्ट को ब्राइट कलर्स में सामने लाइए। उससे क्या हुआ, जो मिथ थी एक वेस्टर्न सुपीरियरिटी की, वो कहीं ना कहीं एक्सप्लोड हो गई, क्योंकि अब जो है रेफर किसको किया जा रहा था, जो रिचनेस थी इंडियन सिविलाइजेशन की पास्ट में, उसको रेफर किया जा रहा था। दयानंद का पॉलिटिकल मैसेज था इंडिया फॉर द इंडियंस। नेक्स्ट था डिससैटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स। जो यंगर एलिमेंट्स थे कांग्रेस के अंदर, वो काफ़ी हद तक डिससैटिस्फाइड थे जो भी मॉडरेट्स के अचीवमेंट रहे 15 से 20 साल में। वो बहुत ज़्यादा आलोचक थे मेथड के, खासतौर से जो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है, या जिनको पॉपुलरली कहा जाता है 3 Ps, प्रेयर, पटिशन एंड प्रोटेस्ट। उन्होंने जो है इन मेथड्स को डिस्क्राइब किया एक पॉलिटिकल मेंडिकेंसी के तौर पे। रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, ये नेक्स्ट फैक्टर था। लगभग कर्जन ने 7 साल रूल किया इंडिया के अंदर, जो कि पूरी तरह से पॉलिसीज, मिशन, कमीशन और ओमिशन से भरा हुआ था। इन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट की खूब इंसल्ट करी और उनकी एक्टिविटीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि लेटिंग ऑफ द गैस। इन्होंने इंडिया को एक नेशन के तौर पे भी रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स इन्होंने अपने शासन के दौरान उठाए थे, वो थे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट और बंगाल ऑफ वो पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं इंडियन माइंड में अब ये डाउट रहे कि कोई गुंजाइश नहीं थी कि रिएक्शनरी नेचर जो ब्रिटिश रूल का है वो कैसा है। एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, जब 20th सेंचुरी की स्टार्ट हुई तो कुछ बैंड जो नेशनलिस्ट थिंकर्स का था, उन्होंने जो है जो खास तौर से मिलिटेंट अप्रोच रखते थे, उन्होंने जो है ज़्यादा उसकी वकालत करी पॉलिटिकल वर्क के लिए। इसमें थे राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल बंगाल में, विष्णु शास्त्री चिकलंकर और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, लाला लाजपत राय पंजाब में। तिलक जो है वो मेनली इनके आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव माने जा सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट के। अब इनके स्कूल ऑफ थॉट के फीचर्स क्या थे, हेट्रेड फॉर फॉरेन रूल, और इंडियंस जो है वो अपनी सेल्वेशन के लिए खुद वर्क करें, स्वराज मेन गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड, ये विश्वास की कैपेसिटी जो मासेस की है वो चैलेंज कर सकती है अथॉरिटी को, पर्सनल सेक्रीफाइस ज़रूरी है, और ट्रू नेशनलिस्ट जो है वो हमेशा तैयार रहेगा। तो लास्ट था इमर्जेंस ऑफ ट्रेड लीडरशिप। ये जो नई लीडरशिप थी ये ज़्यादा बेटर चैनलाइजेशन दे सकती थी जो भी पोटेंशियल था पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए उसको, जो कि मासेस के पास था। और मिलिटेंट नेशनलिस्ट का ये सोचना था कि वो जो है पूरी तरह से इसको क्यों ना एक्सप्रेशन दे दें। तो ये जो एनर्जी थी मासेस की, ये कब रिलीज हुई, जब मूवमेंट हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल का, और जिसने जो है फाइनली एक स्वदेशी एजिटेशन का रोल